नमस्कार। आज हम जो देखने वाले हैं वो H7 पॉन पे कैसे अटैक करते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो जो मैंने एरोज़ के साथ दिखाने की कोशिश किया है कि शॉर्ट कैसलिंग के बाद H7 पॉन है। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 1, 2, 3 ये 3 पॉन होते हैं और इन तीनों पे के अलावा ऐसा हो सकता है कि ब्लैक कभी-कभी कैसलिंग के बाद G6 खेल सकता है या फिर H6 खेल सकता है। तो व्हाइट के पास हमेशा 5 टारगेट पॉइंट्स होते हैं, उनमें से सबसे वीकेस्ट होता है F7। अगर उस पे हम अटैक कर सके तो बहुत अच्छी बात, G7 और H7। आज का जो वीडियो है वो मेनली रिलेटेड है H7 पॉन के लिए, तो मैं बाकी सब हटा देता हूँ, ताकि हमको समझ आए कि हम H7 पॉन पे कैसे अटैक करते हैं। क्योंकि अगर मैं एक बार वो पैटर्न समझ गया कि सभी पॉन्स पे वन बाय वन क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अटैक करने के लिए और क्या-क्या चीज़ें ध्यान देखते हैं, तो हमारा जो सेक्शन है अटैकिंग आइडियाज़ इन चेस, वो मुझे लगता है धीरे-धीरे हमको समझ में आएगा, राइट? रादर देन कि हम एक ही गेम पे वो फ़ोकस्ड रहें और उस गेम को समझें, हम लोग आइडियाज़ को समझेंगे, हम लोग पैटर्न्स को समझेंगे, राइट? तो अगर आप सीरियसली चेस को इम्प्रूव करने के पीछे ध्यान है आपका, या चेस को अगर आप नॉर्मल तरीके से भी खेलते हो, लेकिन अगर आपको अटैकिंग चेस अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, राइट? और इसमें हम E4 और D4 दोनों ही ओपनिंग्स पे देखेंगे कि आइडियाज़ कैसे हो सकते हैं, व्हाइट ब्लैक से भी देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ, आपको मज़ा आने वाला है, राइट? खास तौर पर अगर हम एक गेम की बात करें जो आज हम देखने वाले हैं, तो एक गेम मैंने इंक्लूड किया है जो डीप जूनियर वर्सेस kasparov है, मतलब मैन वर्सेस मशीन का एक 2003 में हुआ, जो उनका 6 गेम्स का एक बहुत ही बढ़िया एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें 3-3 हुए थे एक्चुअली। तो उसमें का भी एक गेम है, तो हम डायरेक्टली अब गेम की तरफ जाते हैं। E4, E6, D4, D5, नाइट टू C3। अब हम देखेंगे कि जनरली ये जो सेटअप है ना, ग्री गिफ्ट में ये बहुत हेल्प करता है व्हाइट को। क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है, बहुत बार जब आपका पॉन E5 पे आया रहता है, तो आप बिशप D3 लेके आ सकते हो, जिसमें अटैकिंग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हम एक गेम नाइट C3 में देखने वाले हैं, दूसरा गेम मैं नाइट D2 से भी दिखाऊँगा आपको कि नाइट D2 से भी आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज़ वो मैंने बहुत बार खुद ट्राई किया है बहुत बार गेम्स में। तो नाइट C3, नाइट F6, बिशप टू G5, बिशप E7, E5। अब यहाँ पर सिंपल पॉइंट है व्हाइट का कि आफ्टर नाइट एफ डी7, यहाँ पर जो व्हाइट है वो कोशिश करेगा कि बिशप इंटू ई7, क्वीन इंटू ई7 एंड एफ4। ये फ्रेंच का एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है, जिसको क्लासिकल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो नाइट एफ3 उसका मेन आइडिया है, और फ्यूचर में वो बिशप डी3 या बिशप ई2, क्वीन डी2 ये सब नॉर्मली कर सकता है। लेकिन अगर हम इस गेम की बात करें तो ए6 खेला, ऑब्वियसली ब्लैक इज ट्राइंग टू प्ले C5, क्योंकि नाइट B5 रोकना था उसको, इसीलिए A6 खेला। नाइट F3, C5, डी कट C5। अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बिशप आपका C D3 पे बिठाना है, तो इस पॉन को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो C4 खेल देंगे और फिर आपको बिशप हटाना पड़ेगा यहाँ से। नाइट C6 इमीडिएटली नहीं मारा उन्होंने, BD3, नाइट इंटू C5। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है कि नाइट इंटू C5 कभी भी आ सकता है इस पोजीशन में, राइट? तो व्हाइट ने सिंपली कैसल कर दिया। और अगर ब्लैक ने यहाँ पे एक कैजुअल मूव खेला और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि इस गेम में आया था। और ये एक ब्लैक जो है इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कभी भी किसी से मिस हो सकता है, राइट? जैसे बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये वैसा वाला ही काम है, राइट? अगर आपको समझ में आ गया कि ये पैटर्न में कुछ तो वो एक सेंस चेस प्लेयर को डेवलप करना ज़रूरी है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया, राइट? तो हमको वो हटाना ज़रूरी है, राइट? कैसल किया ब्लैक ने, और सडनली यहाँ पे आप देखिए कि जो जो हमारा मेन टारगेट है H7 इसमें, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आने आने लगे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे नाइट G5 नहीं जाएँगे, बिकॉज़ नाइट G5 अगर जाएँगे तो वहाँ पे वो H6 खेल देगा, और वो जो हमारा एक लूज़ मूव था या फिर उतना इफेक्टिव मूव नहीं था इस पोज़ीशन का, वो हमको गलत हो जाएगा हमारा। इसीलिए हमको नाइट G5 नहीं खेलना चाहिए यहाँ पे। कभी-कभी आपको गेम में ना डायरेक्ट मूव्स खेलनी होती है, जो जो इफेक्टिव हो और फोर्स्ड हो, राइट? तो जैसे हम बोलते हैं कि कैलकुलेट करने का एक सिंपल प्रोसेस होता है कि आप जो सिंपल 3 पार्ट होते हैं कि मूव्स विथ कैप्चर, मूव्स विथ चेक, मूव्स विथ कैप्चर और मूव्स विथ थ्रेट। ये 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखो। तो इसमें तो फर्स्ट और सेकंड साथ में ही है, मतलब मूव्स विथ चेक जो है वही मूव्स विथ कैप्चर भी है। तो आपको सिंपल है, बिशप इंटू H7 मारो, किंग इंटू नाइट G5। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है व्हाइट के लिए कि हर बार व्हाइट को मूव मिल रही है एक, मतलब जैसे ही उन्होंने बिशप इंटू H7 मारा, फोर्स्ड वाज टू टेक ऑन H7।
किंग H8 खेल सकते बट वो वैसे ही लॉस्ट था, राइट? नाइट G5 फिर चेक है, तो हटना पड़ेगा। सपोज़ अगर उन्होंने यहाँ पे किंग G8 खेला, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा बिकॉज़ ये गेम ऑन स्पॉट खत्म हो सकता है आफ्टर क्वीन H5, क्योंकि क्वीन H5 में आप देखिए यहाँ पर जैसे ही सपोज़ आप क्वीन H5 खेलते हो, तो अभी H7 मेट हो रहा है और इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। सपोज़ अगर आपने रुक को कहीं खेला D8 या E8 दोनों ही जगह, तो सिंपली क्वीन H7 चेक आ रहा है, किंग F8 और फिर क्वीन H8 मेट। तो यहाँ पर जो है कोई चांस ही नहीं था कि वो बच सके। लेकिन अगर वो और कुछ खेले, जैसे कि क्वीन इंटू G5 सपोज़, क्योंकि 2 में से 1 को तो अभी हटाना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा बिकॉज़ ये गेम वैसे ही हम मटेरियल वाइज़ जीत जाएँगे। इस बार मेट नहीं हो रही है, बट आप जीत रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही बिशप इंटू H7 नाइट इन किंग इंटू H7 नाइट G5 आया, तो इस वक़्त क्या प्रॉब्लम हुआ कि ब्लैक ने जो है वो किंग G8 ना खेलते हुए किंग G6 खेल दिया और किंग G6 में आप किंग जो है ना वो ऊपर आ रहा है। तो मैं हमेशा ना लोगों को बोलता हूँ कि अगर किंग अपने पॉन चेन के एक घर ऊपर आ रहा है, तो आप एक पीस डाउन खेल सकते हो, राइट? हर पोज़ीशन में नहीं, लेकिन हाँ, जनरली अगर मिडल गेम चालू है और आपके पास अच्छे खासे पीसेस हैं बोर्ड पे, तो आप ये कर सकते हो। अगर वो और ऊपर आ रहा है, तो आप इवन कभी मेजर पीस डाउन या 2 पीस डाउन या पीस और एक एक आध पॉन डाउन भी खेल सकते हो। वो पोज़ीशन चल जाते हैं क्योंकि किंग का जो प्रॉब्लम है, वो गेम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट? तो किंग G6 खेला, क्वीन G4, नाइट इंटू E5 ये बहुत ही ज़रूरी था। अदरवाइज़ अगर वो F5 खेलता, तो सिंपली क्वीन H4 आ रहा है। जनरली बहुत बार मैंने देखा है कि क्वीन जो है वो E7 पे नहीं रहता है, ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस में D8 पे रहता है। उस वक़्त H4 खेलना अच्छा नहीं है क्योंकि रूक H8 आ रहा है। बट इस वक़्त नहीं आ रहा है क्योंकि क्वीन जो है वो E7 पे है। तो आप अभी जो मेरा थ्रेट है वो सिंपली क्वीन H7 है। इसीलिए क्वीन G4 को नाइट इंटू E5 मारा, क्वीन H4 ये गेम एक्चुअली बहुत मज़ेदार हुआ था, तो हम थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। F5 खेला, रुक A E1 अभी आप देखिए इस पोज़ीशन में एक बहुत अच्छी बात नोटिस करने लायक है कि वो जो E5 का पॉन है, वो मरने के बाद भी ये पोज़ीशन बहुत रिस्की है क्योंकि किंग जो है वो पैरालाइज़्ड हो गया है। उसके पास ज़्यादा स्क्वायर्स नहीं है, वो उसके पास मूव्स ही नहीं है एक्चुअली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक के ये 2 पीसेस गेम में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और व्हाइट के ऑलमोस्ट सभी पीसेस कर रहे हैं। नाइट C3 वाला भी थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि वो कैसे आ रहा है, राइट? इसीलिए आप बोल नहीं सकते हैं कि यहाँ पे वो पीस डाउन खेल रहा है, क्योंकि व्हाइट के जो पीसेस हैं वो सभी गेम में काम कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे नाइट E4 खेला ब्लैक ने, क्वीन H7 चेक, नाइट किंग टू F6, नाइट CE4 जैसे ही मैंने बोला था कि नाइट CE वाला भी काम कर रहा है, वो आ गया। पॉन टेक्स और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सैक्रिफाइस दिया उसने फिर से, नाइट इंटू E4 क्योंकि जैसे ही अगर सपोज़ आप मारते हो इसको, तो आप देखिए ऑन स्पॉट ये गेम खत्म हो सकता है। विथ पॉन टेक्स पॉन मार सकते हो आप और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ बचने वाला है, ये पोज़ीशन लॉस्ट ही है, राइट? और सिंपली अगर हम देखें इवन और भी कुछ लाइक इसमें एक बात नोटिस करने लायक है कि ये रूक की फाइल में किंग पड़ा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है, राइट? तो इसीलिए नाइट इंटू E4 को उन्होंने किंग F7 खेला एंड देन पॉन इंटू पॉन। अब फिर से आप मार नहीं सकते हो क्योंकि वो पिन है। और सिंपली यहाँ पे किंग E8 खेलने के बाद उन्होंने रुक D1 खेला, अभी भी नहीं मार सकते हो आप क्योंकि क्वीन G6 चेक आ रहा है और वो भी पोज़ीशन खराब हो सकती है इसमें। और सिंपली इस पोज़ीशन में जैसे ही BD7 खेला, नाइट D6 खेल दिया व्हाइट ने और आई थिंक ऑन मूव नंबर 33 ये गेम जीत गए थे। ताहिर वर्सेस सोरियल का गेम था ये 2000 में हुआ था। अ, तो बहुत ऐसे गेम हुए मतलब जो आप काउंट भी नहीं कर सकते हो ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस के कारण। बहुत बार लोगों को पता होता है पर उनका ध्यान नहीं होता है या फिर बहुत बार पता नहीं होता है, बहुत बार आप बिगिनर फेस में होते हो तो आपको तब तो पता होना बहुत मुश्किल है। तो डेफ़िनिटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि अगर जो हमारा नाइट D2 वाला लाइन था मतलब नाइट C3 की जगह यहाँ पे अगर नाइट D2 खेला, जो मैं बहुत टाइम से खेलता हूँ मुझे याद है जब हम आशित और हम प्रिपेयर करते थे तो नाइट D2 हमने बहुत देखा था उस वक़्त, राइट? उसमें एक साइड लाइन आती है जो बहुत काम की है। नाइट F6, BD3, C5 टेक्स बिशप इंटू क्वीन E2। अब क्वीन E2 का आइडिया ये है कि आप डी कट E4 जो है वो मारोगे तो एटलीस्ट क्वीन एक्सचेंज नहीं होगा। मुझे याद है मेरा शार्दुल के साथ एक गेम हुआ था, सौरभ के साथ हुए थे, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ गेम हुए इसमें। तो नाइट C6 खेला, नाइट GF3, शॉर्ट कैसल और ये बहुत कॉमन मूव है। कोई भी इसको मतलब ऐसा नहीं बोल सकता है कि कोई खराब मूव है फिलहाल। E5
नाइट D7। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कंटिन्यूएशन है, व्हिच इज़ नाइट B3। एक्चुअली यहाँ पे आप शॉर्ट कैसलिंग के लिए जा सकते हो या फिर आप E5 थोड़ा डिले भी कर सकते हो। बट इस पोज़ीशन में ग्रीक गिफ्ट का जो बेस है वो बन रहा है फिलहाल, राइट? तो यहाँ पर अगर सपोज़ बिशप B6 खेला, तो अब दिक्कत ये है, आप हमेशा नोटिस करो कि अगर G5 पॉन आपके कंट्रोल में है, कैसे भी, क्योंकि नाइट B3 का आइडिया ये था कि बिशप G5 जो है वो कंट्रोल करे G5 को हमेशा। तो अगर G5 कंट्रोल है, पहला हो सकता है बिशप से, दूसरा हो सकता है F4 पॉन से, जो हमने इसके पहले वाले गेम में देखा, तीसरा हो सकता है H4 से। तो कैसे भी करके, या फिर चौथा हो कि ये क्वीन यहाँ पे ना हो, मतलब वो मारे नहीं। तो इन सब पॉसिबिलिटीज़ में आपके पास बिशप इंटू H7, नाइट G5 वाला, नाइट G5 अगर आ रहा है तो बेस्ट है, राइट? तो यहाँ पे आप सिंपली बिशप इंटू H7 मार सकते हो फिर से, किंग इंटू H7, नाइट G5, किंग G8 को सिंपली यहाँ पे क्वीन H5 आता है। और अगर आप रूक E8 खेलते हो, इसमें और कुछ नहीं है, क्वीन इंटू G5 आप मारोगे तो हार रहे हो आप सिंपली। सपोज़ आपने अगर रूक E8 खेला, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ क्वीन H7 आप पहले F7 मार दो, किंग H8 फोर्स्ड, क्वीन चेक, किंग G8 और अब चेक दो, क्योंकि अब वो F7 पॉन नहीं है। हम देखेंगे क्यों उसका फायदा होने वाला है हमको। किंग F8, क्वीन H8 एंड देन जब आप किंग E7 खेलोगे, तो क्वीन इंटू G7 और ये मेट हो रहा है, और ये एकदम मॉडल गेम है मुझे लगता है, या मॉडल पोजीशन है ग्रीक गिफ्ट का, जिसमें ऐसा ऐसा मेट होता है हमेशा, राइट? और यहाँ पे आप देखिए इस पॉन के कारण कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि उसका जो नेचुरल डिफेंडर था, जब वो हटेगा तो राजा को प्रॉब्लम, किंग को प्रॉब्लम आने वाला है, राइट? तो यहाँ पर जो है डेफिनिटली जो जहाँ पे नाइट B3 खेला था, तो खेलना चाहिए था एक्चुअली बिशप टू E7, जो मेरे साथ मुझे याद है कुछ प्लेयर्स ने खेला है ऑलरेडी, राइट? तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि मुझे लगता है क्लासिकल में तो देख लेते हैं लोग, मतलब या फिर अच्छे प्लेयर के साथ आप खेलते हो, तो उन लोग को ध्यान होता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैंने कुछ गेम्स खेले हैं ब्लिट्ज़ में, जिसमें मैंने H4 खेला था। यहाँ पर एक हिडन आइडिया है। अभी भले ही उसको लगे ब्लैक को कि यहाँ पे G5 अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये पोज़ीशन अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, राइट? तो यहाँ पर सपोज़ अगर ब्लैक ने सोचा कि B3 का नाइट अच्छा नहीं है और हम A5 के लिए जाते हैं, जो कि इतना अच्छा नहीं है, राइट? आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके ऊपर अटैक तो नहीं आ रहा है, आपके ऊपर ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है, जिसमें गेम जल्दी फिनिश होने वाला है, राइट? तो सपोज़ A5 खेला, तो फिर से आप जा सकते हो सिंपल एंड स्वीट बिशप इंटू H7, राइट? किंग इंटू H7, नाइट चेक, अब आप फिर से नहीं जा सकते हो, किंग G8 इधर, किंग G8 आप जाओगे तो प्रॉब्लम है, फिर से क्वीन H5 आ रहा है और गेम खत्म होने वाला है। हमने अभी-अभी देखा था कि रूक E8 खेला, तो जो जो मेट हो रही है, इसमें तो वैसे सिंपल मेट हो रहा है, क्योंकि इसको सिंपली क्वीन H8 चेकमेट हो रही है, क्योंकि बिशप E7 पे नहीं है, राइट? तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। सपोज़ उसने किंग G6 खेला, तो यहाँ पे मैं H5 चेक दे सकता हूँ, और अगर ये आता है तो मेरे पास सिंपल है नाइट इंटू E6 आके मैं क्वीन मार दूँ, या फिर मैं अगर क्वीन G4 करके भी खेलूँ तो भी मैं जीत जाऊँगा ये पोज़ीशन, बहुत ही आसान है। और सपोज़ अगर किंग H6 खेला, तो ये वैसे ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि बिशप के डायगोनल में किंग है, तो ये पोज़ीशन वैसे ही लॉस्ट है, जिसमें आप शायद NE4 जा सकते हो। इसमें सपोज़ NE4 हम जाते हैं, या फिर वैसे क्वीन G4 भी आ ही रहा था, लेकिन नाइट E4 जाते हैं, किंग H7, क्वीन H5 चेक, किंग G8 एंड देन किंग H8 एंड देन नाइट G5, और फिर से चेक आ रही है। और H4 पॉइंट का पुश करने का फ़ायदा ये होगा हमको, कि जब आप बिशप इंटू G5 मारोगे, तो मैं H इंटू G मारूँगा और सिंपली H8 मेट हो रही है। और अगर आपने F6 या F5 कुछ भी खेला, तो सिंपली G6 खेल दो, आप चेक मत दो पहले, क्योंकि ये जो उसका रास्ता है, उसको पहले बंद करना ज़रूरी है। और यहाँ मेट हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे इस पोज़ीशन में। एक्चुअली फ्रेंच के बहुत सारे पोज़ीशंस में ऐसा हो सकता है, ख़ासकर जब जो पॉन चेन है, वो ऐसी रहती है तो। क्योंकि आपके पास फिर इस साइड अटैक करने का चांस होता है, किंग अगर G8 पे है तो, राइट? अब हम एक गेम गेम देखते हैं जो गैरी कास्पारोव वर्सेस डीप जूनियर का हुआ था 2013 में, और आप देखिए कि कंप्यूटर कैसे इसको यूज़ कर सकता है अगेंस्ट अ वर्ल्ड चैंपियन। यानी ये इतनी कोई सादी वाली चीज़ नहीं है, राइट? ग्रीक गिफ्ट किसी के भी गेम में आ सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर, इंटरमीडिएट प्लेयर या एडवांस, या फिर इवन जो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, मतलब 2700 क्रॉस्ड है, उनके ऊपर भी आ सकती है अगर आप सही नहीं खेल रहे हो तो, राइट? तो इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं कि उनके गेम में क्या हुआ था, राइट? तो उनका गेम एक्चुअली D4 से स्टार्ट हुआ था। मैं ब्लैक से इसको कर लेता हूँ, बिकॉज़ इसमें व्हाइट कस्पर होते हैं और ब्लैक जो है वो डीप जूनियर जो कंप्यूटर थे,
वो खेल रहा था उसमें। फर्स्ट गेम कस्परोव जीत गए थे। सेकंड ड्रॉ हुआ था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। थर्ड गेम में ऐसा कुछ हुआ था जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकते थे, लेकिन और वो जीत भी गए थे डीप जूनियर, लेकिन बाद में कुछ ड्रॉ हुए और 3-3 से उनकी ये हुई। ये जो गेम है ये एक अलग है क्योंकि इसमें ग्रीक गिफ्ट का फॉर्मूला आया था, राइट? नाइट F6, C4, E6, knight to C3, bishop B4, E3, castle, bishop to D3, D5। अब एक हिसाब से देखें तो ये जो सिस्टम है इसमें D5 का E4 को कंट्रोल करने के लिए किया है, pawn takes pawn, pawn takes pawn, knight E2, rook to E8, castle। और इस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बिशप भी नहीं है D6 पे, तो कुछ H2 पे कुछ नहीं आ सकता है। बिशप D6 ला लिया उन्होंने वापस, और डेफिनेटली उनका आइडिया है C6 खेलो ताकि नाइट B5 आके इसको कभी रोके नहीं। तो व्हाइट ने यहाँ खेला A3, ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है इस टाइप के क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वाले वेरिएशंस में, जिसमें व्हाइट जो है वो माइनॉरिटी अटैक के लिए जाता है, राइट? C6, B5 को रोकने के लिए क्वीन C2 खेला, बिशप इंटू H7। यहाँ पे आप देखिए बिशप इंटू H2, सॉरी। यहाँ पे आप देखिए कि कास्परोव जैसे प्लेयर, मतलब जिनको ग्रेटेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में रखते हैं सभी लोग, कि अगर टॉप 2, टॉप 3 प्लेयर्स होंगे तो डेफिनेटली कास्परोव का नाम उसमें आना ही आना है, राइट? उनके ऊपर भी अगर ऐसे सैक्रिफाइसेस आ सकते हैं, तो फिर तो कोई नहीं छूट सकता, राइट? आप मतलब अभी अल्फा ज़ीरो और इनकी बात नहीं करते हम आगे, लेकिन बिशप इंटू H2 आने के बाद किंग इंटू H2 मारा, नाइट G4, और फिर से आप नहीं जा सकते हो किंग G1, तो उन्होंने कस्परोव ने यहाँ पे किंग G3 खेला था। अगर आप किंग G1 जाओगे यहाँ पे, तो सिंपली क्वीन H4 आ रहा है और फिर से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गेम में, राइट? क्योंकि आप अगर सपोज़ इसमें रुक D1 जाते हो, तो क्वीन इंटू F2 आ रहा है, किंग H1 को सिंपली रुक E6 आ रहा है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रुक है वो सिंपली यहाँ पे मेट करने के लिए आ रहा है, और 1, 2, 3 3 लोग अटैक कर रहे हैं डिफेंड करने के लिए, सिर्फ एकमात्र पॉन है, तो वो सैनिक तो नहीं बचा सकता उसको, राइट? तो इसीलिए किंग G3 खेला था कस्परोव ने। हालाँकि ये जो सैक्रिफाइस था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इस वक़्त, कस्परोव को बीच में चांस था उस पोज़ीशन में, लेकिन उन्होंने वो मिस कर दिया और वो गेम हमने देखते हैं आगे क्या हुआ। क्वीन G5, F4, क्वीन H5 खेला यहाँ पे, बिशप टू D2, क्वीन H2 चेक, किंग टू F3, क्वीन H4, और यहाँ पे जो है बिशप इंटू H7 मार दिया व्हाइट ने, कस्परोव ने। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली G3 जो मूव था वो विनिंग था और वो बहुत ही प्लस था एक्चुअली, अगर हम एनालिसिस की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर का गेम हो रहा है तो मैं इंजन का जो मूव है वो बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे G3 के बाद उनके पास चांस था, राइट? लेकिन ये इतना आसान नहीं था, और बिशप इंटू H7 मार दिया उन्होंने यहाँ पे, किंग H8 खेला, क्वीन इंटू H7 हालाँकि आ रहा था, लेकिन उनको एक्सचेंज नहीं करना था वहाँ पे, और नाइट G3 आया, जहाँ पे नाइट H2, किंग F2, नाइट G4, किंग F3, नाइट H2, और उन्होंने रिपिटेशन कर दिया, परपेचुअल में यहाँ पे ड्रॉ हो गया। और डीप जूनियर जो कि एक कंप्यूटर था उस वक़्त, और बहुत ही उस वक़्त का 2003 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, राइट? अभी की बात करें तो कंप्यूटर्स यहाँ इंजन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अल्फा ज़ीरो जैसे, या फिर अ, और भी कुछ है, स्टॉकफिश है, बहुत सारे इंजन्स हैं। लेकिन ग्रीक गिफ्ट हमेशा से ही एक एक्साइटिंग पार्ट रहा है अटैकिंग आइडियाज़ का, राइट? और बहुत सारे बिगिनर्स को, या फिर अगर हम थोड़ा-सा एडवांस भी हैं, थोड़ा-सा इंटरमीडिएट प्लेयर्स को भी हैं, तो उनको समझ नहीं आता है। और इसका जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो उसमें मैं थोड़ा-सा और डीप में उसको लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ग्रीक गिफ्ट हमेशा हमारे पास नए-नए अपडेट्स आते रहें और गेम्स के थ्रू मैं उनको समझाने की कोशिश करूँ, राइट? तो अब ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ा ऑलरेडी लंबा बन गया है, तो कोशिश करते हैं कि हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ये जो अटैकिंग आइडियाज़ का सीरीज़ है, डेफ़िनेटली मुझे लगता है लोगों को पसंद आ रहा होगा, और आपके पास भी अगर कुछ ऐसा है जो एक्साइटिंग है चेस में, या फिर हम पैटर्न की बात करें, कोई एक गेम की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? इसमें हम जनरली आइडियाज़ पे ध्यान देंगे, पैटर्न पे ध्यान देंगे, किसी एक गेम पे फ़ोकस नहीं रहेंगे, राइट? तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू। इसके अलावा मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था जो कि द क्वीन्स गैम्बिट, एक सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, तो उस वो भी आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया वीडियो बना था मुझे लगता है, और अभी तक अच्छे खासे व्यूज़ थे उसपे, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड फाइनली हमारे जो बाकी वीडियोज़ हैं ट्रैप्स इन चेस, या फिर अटैकिंग आइडियाज़ का है, या फिर बाकी में डीप एनालिसिस वाले कुछ है, वो भी आप देख सकते हो। ज़रूर आपको पसंद आएँगे, राइट? मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।